और वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद शुक्ला हाजिर हूँ आपके साथ इंडिया के लार्जेस्ट इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। जैसा कि हर क्लास की शुरुआत में चंद बातें अनअकैडमी से रिलेटेड हम करते हैं, उसके बाद अपने विषय और विषय से जुड़े टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की शुरुआत भी यहीं से करेंगे। अनअकैडमी क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। चंद बातें मेरे बारे में। अबाउट मी, इट्स मी वेद शुक्ला, delivering my lecture according to requirement, conceptually exam oriented through strategic analysis. I will help you students achieve their goals. डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ एंड यूज कोड टू अनलॉक फ्री प्लान। जी हाँ, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करिए और कोड का इस्तेमाल करते हुए फ्री प्लान को अनलॉक करिए। न सिर्फ फ्री प्लान बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करेंगे और जाकर के अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, वो गोल जो आपने तय किया है अपने लिए, जो भी एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो गोल आप उसको सर्च करेंगे और उसके बाद उसे सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं वैसे ही आपके सपने अब हमारे हो जाते हैं और आप हमारे साथ अपने सपनों का सफर तय करने लगते हैं। पता है, यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे। इस टेस्ट के तहत जिसकी पहली रैंक होगी वो 100% स्कॉलरशिप पा सकेगा 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन पर। सेकंड से थर्ड रैंक का होल्डर 50% स्कॉलरशिप का हकदार होगा और फोर्थ से 25th रैंक जिसकी होगी वो 25% स्कॉलरशिप पा सकेगा ऑन 6 मंथ्स एंड एबव ड्यूरेशन प्लस सब्सक्रिप्शन के लिहाज से। टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इस टेस्ट में जीएस के 150 मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। मैक्सिमम मार्क्स 200 का, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 2 आवर्स का होगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/3 के माइनस मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। याद रखें, लर्नर्स विद एक्टिव सब्सक्रिप्शंस आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, यानी वो जो ऑलरेडी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। आइए देखें प्लस फीचर्स की कुछ खूबियां। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, यानी यहाँ आप अपने मन पसंदीदा शिक्षक से अपनी कंफर्ट जोन में रह करके अपने घर से तैयारी को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, प्लस फीचर से जुड़ने की स्थिति में आपकी पहुंच अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज तक हो जाती है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म, इंडिया की बेहतरीन फैकल्टी, टॉप एजुकेटर एक साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध हो पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में यहाँ कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाता है, यानी टुकड़े टुकड़े में बिखरी बिखरी तैयारी नहीं, बल्कि सिलसिलेवार तरीके से कंप्लीट सिलेबस को पहले यूनिट वाइज डिवाइड करना, एक एक यूनिट के टॉपिक डिसाइड करना, टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस 15 ईयर पेपर एनालिसिस करना, संभावित प्रश्नों पर बात करना और फिर इसके बाद टॉपिक की डिटेलिंग और ब्रीफिंग करना। कंप्लीट एग्जाम की आप यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी फ्रॉम बिगनिंग टू टॉप प्री मेंस इंटरव्यू का मुकम्मल सिलसिला अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप तय कर सकेंगे। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस अटेंड किए जाते हैं, यानी पढ़ने पढ़ाने के दौरान किसी विषय या विषय से जुड़े किसी टॉपिक को लेकर के अगर आपके मन में कोई शंका है तो प्लेटफॉर्म पर उसका समाधान भी किया जाता है। समय समय पर लाइव टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके जरिए आप इस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है, प्रतियोगी परीक्षा में आप कहाँ ठहरते हैं, अन्य प्रतियोगियों की अपेक्षा आपकी स्थिति क्या है। आप ये भी जान सकेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अभी भी पहले की तरह समय रहते प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे या फिर सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे। यानी कुल मिलाकर लाइव टेस्ट सीरीज आपको आपकी खूबियों और खामियों से परिचित होने का अवसर देती है। कंप्लीट स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध कराया जाता है। मेंस के लिहाज से आंसर राइटिंग सेशंस भी अरेंज किए जाते हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस तो कदम कदम पर उपलब्ध है ही। प्रगति शीर्षक से यूपीपीसीएस आरओ प्रिलिम्स 2021 को ध्यान में रख करके प्लस टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे होती है। इसके तहत आपको अलग अलग विषयों के लिए डेडिकेटेड टेस्ट भी उपलब्ध हैं, साथ ही फुल लेंथ जीएस टेस्ट भी उपलब्ध है। तो आप अपनी प्राथमिकता और आवश्यकता के हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य शीर्षक से यूपीपीएससी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है प्लस सब्सक्राइबर के लिए। जी हाँ, प्लस सब्सक्राइबर के लिए लॉन्च की गई ये टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लस सब्सक्राइबर इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को अंजाम तक बढ़ाएं और मेंस की तैयारी को धार देने में सक्षम हो। बैच कोर्सेज की बात करें तो यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल की दृष्टि से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी और हिस्ट्री को लेकर बैचेस फरवरी 2021 से ही स्टार्ट किए जा चुके हैं। आप अपने ऑप्शनल मेंस को ध्यान में रख करके इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर लोअर पीसीएस 2021 लॉन्च किया गया है 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से ही प्रगति शीर्षक से कंप्लीट कोर्स फॉर यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2021 को भी लॉन्च किया गया है।
अगर आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के तौर पर अपना भविष्य देख रहे हैं तो प्रगति शीर्षक से लॉन्च होने वाले इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका टारगेट लोअर पीसीएस है तो 1 जुलाई से स्टार्ट हुए इस बैच को प्रारंभ शीर्षक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिखर कंप्लीट कोर्स फॉर यूपी ट्रिपल एस सी पेट। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एस सी के अधीनस्थ आने वाली वैकेंसियों में प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये बैच 3 जुलाई से स्टार्ट किया गया है। अभी भी देर नहीं हुई, अगर आपने इस बैच को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके इस तैयारी को आगे बढ़ा सकेंगे। मिशन खाकी शीर्षक से कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई 2021 लॉन्च किया गया है 6 जुलाई से। जी हाँ, उत्तर आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के बड़े अवसर को देखते हुए, इस संभावना को देखते हुए यूपीएसआई 2021 को केंद्रीकृत करता हुआ ये बैच जो कंप्लीट कोर्स ऑफ फॉर यूपीएसआई है, लॉन्च किया गया है 6 जुलाई से जल्द आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 यानी आपका इरादा भी अगर यूपीपीएससी 2022 में अपने लिए एक अदद सम्मानजनक सीट सुरक्षित करने का है तो 12 मंथ्स का ये बैच जो कि प्री कम मेंस का बैच है 7 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, यानी कल से ये बैच आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। यूपीपीएससी अपर सबॉर्डिनेट लोअर पीसीएस आरओ यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एस सी पेट लेखपाल बीओ और अन्य ऑप्शनल कोर्सेज तक आपकी पहुंच हो जाती है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, सो प्लीज सब्सक्राइब नाउ। डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन विल बी 10%। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन लेने की स्थिति में आपको प्लेटफॉर्म की तरफ से 10% छूट की सुविधा दी जाती है। ये छूट आप हासिल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड को यूज करके। माई रेफरल कोड इज SP वेद10। जी हाँ, SP वेद10 रेफरल कोड को यूज करने की स्थिति में आप सब्सक्रिप्शन फी पर 10% डिस्काउंट के हकदार हो जाते हैं। मसलन 1 ईयर की फीस जो 7,000 है वो आफ्टर 10% डिस्काउंट 6,300। 2 ईयर की फीस जो 8,400 है वो 10% छूट के बाद 7,560 हो जाएगी। तो यूज माई रेफरल कोड एंड गेट डिस्काउंट। अन अकेडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑन योर डिमांड। अब घर बैठे बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी आप अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ कर सकते हैं। सो अनलॉक कीजिए अनलिमिटेड बैचेस, टेस्ट सीरीज और अन्य वैल्यूएबल ऑफर्स के लिए अन अकेडमी को। ज्वाइन अस ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम। अगर अभी तक आपने हमें यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर फॉलो नहीं किया तो जल्द से जल्द हमसे यहाँ जुड़ें और हमें फॉलो करें, ताकि आपकी पहुँच जो है आपके तैयारी के लिए सहायक बहुत से शिक्षण सामग्रियों तक हो सके। दिस इज योर अन अकेडमी। ये तो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ी चंद बातें हुई। प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे बैचेज, उपलब्ध सुविधाएं, सहूलियतें और रियायतों की जानकारी हमने हासिल की। अगर आपने अभी तक प्लेटफॉर्म से जुड़ने का इरादा नहीं किया तो जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म से जुड़ें, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों का सफर अन अकेडमी के साथ जोड़ें और उन हजारों छात्रों की कतार में खड़े होने का अवसर हासिल करें जो अन अकेडमी से जुड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शुरू करते हैं अपना विषय। हमारा विषय शाम 6 बजे के वक्त में जिस विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं वो है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। शाम 6 बजे के इस वक्त में हम इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट को मेंस के लिहाज से पढ़ रहे हैं। इस विषय की शुरुआत हमने आधुनिक इतिहास से की है और आधुनिक इतिहास को पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हमने बहुत से टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और आज जिस टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे वो है एंग्लो नेपाल रिलेशनशिप। जी हाँ, आंग्ल नेपाल संबंध। जस्ट अ सेकेंड। शुरू करते हैं टॉपिक आंग्ल नेपाल संबंध। दरअसल जो टॉपिक है वो है बेसिकली ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का तक की विदेश नीति और पड़ोसी मुल्क से इनके जो है संबंधों को देखने के क्रम में हमने ऑलरेडी जो डिस्कस किया है वो क्या है जरा देखिए। हमने आंग्ल म्यांमार संबंध देखा, आंग्ल बर्मा संबंध, एंग्लो बर्मीज रिलेशनशिप, साथ ही हमने आंग्ल अफगान संबंध भी डिस्कस कर लिया है, एंग्लो अफगान रिलेशनशिप, आंग्ल तिब्बत संबंध भी देख चुके हैं,
और इसी कड़ी में आज हम चल रहे हैं आंग्ल नेपाल संबंध देखने, एंग्लो नेपाल रिलेशनशिप। देखिए, जो कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता का जो है भारत में साम्राज्य विस्तार के पीछे निहित था, वही कारण काम कर रहे हैं एग्जैक्टली जो है पड़ोसी मुल्कों के साथ उनके संबंधों की स्थापना को लेकर के भी। दरअसल ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता अपने साम्राज्य के विस्तार और अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखने के लिए, अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए विदेशों से संबंध निर्धारित कर रही है। और इस संबंध में उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है वहां पर अपना आधिपत्य कायम करना, ताकि वो निर्बाध तरीके से व्यापारिक गतिविधियों का संपादन कर सके और जो है उनको किसी तरीके के जो है अड़चन का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ एक विषय और है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है, वो ये है कि किसी भी विदेशी संबंध की स्थापना करते वक्त वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो मुल्क जो है इनके लिए किसी भी सूरत में खतरा ना बन सके, इनके किसी कॉम्पिटिटर को अपने यहाँ जो है प्रोत्साहन न दे, शरण न दे, उन्हें व्यापारिक छूट और रियायत न दे। ठीक है, देखते हैं नेपाल से आखिर जो है अंग्रेजों के रिश्ते कैसे रहे और किन चरणों से गुजरे। देखिए, हिमालय के उत्तर पूर्व पहाड़ियों पर अवस्थित नेपाल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। नेपाल और अंग्रेज दोनों ही विस्तारवादी नीति के पोषक थे, अतः सर्वप्रथम नेपाल से अंग्रेजों का टकराव हुआ। जी हाँ, हमने देखा कि हिमालय के उत्तर पूर्व पहाड़ियों पर स्थित था नेपाल, और ये नेपाल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तक एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बन चुका है। दरअसल नेपाल की इच्छा भी साम्राज्य विस्तार की है, और अंग्रेज भी जो है साम्राज्यवादी सोच को ध्यान में रख करके अपने व्यापारिक एकाधिकार को कायम करने और लाभ को अधिकतम करने के लिए पड़ोसी मुल्कों में अपना विस्तार करने के जो है पक्षधर हैं। इस वजह से दोनों की एक जैसी पॉलिसी दोनों के बीच में टकराव का कारण बनेगी। वर्ष 1814 ईस्वी में दो जिलों के आधिपत्य के प्रश्न पर युद्ध आरंभ हो गया, अंग्रेज वर्सेस नेपाल। ठीक है, ये युद्ध कब आरंभ हुआ? ये आरंभ हुआ वर्ष 1814 में। ठीक है, विषय क्या था? विषय था दो जिलों पर आधिपत्य का प्रयास। और ये दो जिले कौन हैं? ये जिले हैं, एक है बुटवॉल और दूसरा है शेरोज। जी हाँ, बुटवॉल और शेरोज जिलों पर आधिपत्य स्थापित करने की बात को लेकर के अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। आइए देखें। देखिए, बुटवाल और शेरोज जिलों पर लॉर्ड मिंटो के समय एक बार गोरखों ने अधिकार कर लिया था, और अंग्रेजों ने उसे वापस छीन लिया और पुनः अपने कब्जे में ले आए। मई 1814 ईस्वी में गोरखों ने फुटबॉल के तीन पुलिस थानों पर पुनः आक्रमण किया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तुरंत युद्ध का निर्णय कर लिया और अक्टूबर 1814 ईस्वी में युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने तीन तरफ से नेपाल पर आक्रमण किया। सतलज की ओर कर्नल ऑक्टर लोनी को भेजा, और मेजर जनरल गिलेस्पी को मेरठ से ने नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा के विरुद्ध ऑक्टर लोनी की सहायता के लिए भेजा गया। जी हाँ, जब जो है बुटवॉल पर जो है बुटवॉल के तीन पुलिस थानों पर गोरखों ने आक्रमण किया, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो नेपाल के विरुद्ध युद्ध के लिए तत्पर हो उठेगा, और 1814 अक्टूबर में उसने युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने तीन तरफ से नेपाल पर आक्रमण का इरादा बनाया। सतलज की ओर कर्नल ऑक्टर लोनी को भेजा गया, और मेजर जनरल गिलेस्पी को मेरठ से नेपाली सेनापति अमर सिंह थापा के विरुद्ध ऑक्टर लोनी की सहायता के लिए भेजा गया। किसके जरिए? लॉर्ड हेस्टिंग्स के जरिए। पटना से मेजर जनरल मार्ले और गोरखपुर से जॉन वुड को नेपाल की राजधानी की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। प्रारंभ में तो अंग्रेजों को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। गोरखों ने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। मार्ले और जॉन वुड को वापस लौटना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से बुटवॉल के जिलों में जो है हस्तक्षेप करने की स्थिति में हेस्टिंग्स ने युद्ध की घोषणा कर दी, और युद्ध की घोषणा के बाद उन्होंने नेपाल को हर तरफ से घेरने का प्रयत्न किया, लेकिन जो है प्रारंभिक सफलता उनके हाथ में ना लगी। उनके जरिए भेजे गए लोग जो है वो विवश होकर वापस लौटने के लिए मजबूर हुए। ठीक है,
आगे चलकर कलंगा के किले को विजय करने के प्रयत्न में मेजर जनरल गिलेस्पी मारा गया और मेजर जनरल मार्टिन डिल का जैतक के किले के सामने पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। तो आप देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक जो है नेपाली सेना के सामने अंग्रेजी सेना को जो है हार का सामना करना पड़ रहा है। कलंगा के किले पर अधिकार करने के प्रयत्न में मेजर जनरल गिलेस्पी की मृत्यु हो गई। मेजर जनरल मार्टिन डेल जैतक किले के सामने पराजित हुए और वापस लौट आए। लेकिन 1815 ईस्वी में इस स्थिति में सुधार हुआ। कर्नल निकोलस और गार्डनर ने अप्रैल 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा और कुमायूं पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से ये पहली सफलता है जो अंग्रेजों के हाथ लगी। अंग्रेजों की नेपाल के विरुद्ध पहली सफलता। ठीक है, जो अल्मोड़ा और कुमायूं के जिले पर अधिकार से संबंधित थी। ये पहली सफलता है जो अंग्रेजों के हाथ लगी, जिससे वो जो है आशान्वित हुए कि नेपाल उनके जो है कंट्रोल में आ सकता है। ऑक्टरलोनी ने मई 1815 ईस्वी में अमर सिंह थापा से मालून का किला छीन लिया। ऑक्टरलोनी आगे बढ़कर गोरखों को 28 फरवरी 1816 ईस्वी को मखवानपुर नामक स्थान पर पुनः परास्त करेगा, जिसके बाद सुगौली की संधि संपन्न होगी। सुगौली की संधि प्रश्न कई बार आ चुका है। इस सुगौली की संधि का संबंध किससे है? तो हमें पता है कि ये संधि अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। ठीक है, आइए देखिए जरा। सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई। इस संधि की प्रमुख शर्तें या इसके प्रमुख प्रावधान कौन से हैं, देखते हैं जरा। देखिए, मार्च 1816 में संपन्न सुगौली की संधि के प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पहला, गढ़वाल और कुमायूं के जिले तथा तराई का अधिकांश भूभाग अब अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित कर दी गई और नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिए। ठीक है, इस तरह आपने देखा कि सुगौली के संधि के तहत गढ़वाल और कुमायूं जिले जो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिए थे, उनके साथ ही तराई का अधिकांश भूभाग अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दोनों राज्य की सीमाएं निश्चित कर दी गई और इस बात का फैसला लिया गया कि अब दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साथ ही नेपाल ने यह बात भी स्वीकार ली कि वो सिक्किम राज्य पर अपने समस्त अधिकार का परित्याग कर देगा। ठीक है, इसके साथ ही राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रखना भी नेपाल ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि इस युद्ध में अंग्रेजों को जन और धन की काफी क्षति हुई, फिर भी इससे अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ। उत्तरी सीमा का विवाद इस युद्ध के बाद सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। याद रखें, नेपाल सदैव के लिए आगे अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया, जहां से उसे भविष्य में सदैव ही कट्टर, लड़ाकू और बहादुर सैनिक प्राप्त होते रहे। यहाँ 1857 की क्रांति जिस जो अंग्रेजों के खिलाफ एक बेहतर माहौल बना रही थी, भारतीयों की आज़ादी का लड़ाई की तरफ जो है प्रशस्त हो रही थी, जिसमें अंग्रेज जो है शुरुआती दौर में जो है सरेंडर की पोजीशन में आ गए थे। उस 1857 के विद्रोह में अगर अंग्रेजों का किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया है तो इस आधार पर हम दो लोगों को याद करते हैं। एक ग्वालियर के सिंधिया, दूसरा गोरखा और पंजाब रेजिमेंट को। ये वही गोरखा रेजिमेंट है जो 1857 के बुरे दौर में अंग्रेजों के लिए सहायक होगी और भारत में विद्रोह के दमन के लिए उनकी मदद करेगी। तो एक बार नेपाल ने जो है संधि कर ली सुगौली की और अंग्रेज रेजिडेंट अपने यहाँ रखना शुरू कर दिया। यानी एक तरीके से देखा जाए तो सहायक संघ से जब नेपाल बन गया और उसके बाद उन्होंने जो है आजीवन जो है अंग्रेजों के मित्र राज्य के तौर पर अपनी भूमिका अदा की। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि वो एक कट्टर जो है समर्थक, लड़ाकू और बहादुर सैनिक के तौर पर अंग्रेजों के साथ हर कदम पर खड़े रहे। ठीक है, इसी संधि के तहत सिक्किम राज्य से एक पृथक संधि करके
उसे अपने अधीन मित्र राज्य बना लिया गया और साथ ही शिमला, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, लैंसडाउन, पौड़ी आदि ठंडे स्थान अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। उनकी सीमाओं में वृद्धि हुई और मध्य एशिया से संपर्क स्थापित करने हेतु उन्हें नया मार्ग भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि जो है अंग्रेजों का नेपाल के विरुद्ध जो अभियान था वो जो है शुरुआती दौर में, आरंभिक दौर में भले ही कुछ असफलताओं से होकर गुजरा हो, लेकिन आखिरकार जो है अंग्रेजों ने नेपाल पर पूर्ण नियंत्रण कायम किया, नेपाल को अपनी शर्तें मानने पर विवश किया। नेपाल में जो है की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। नेपाल ने यह वादा किया कि किसी अन्य यूरोपीय कंपनी को वो अपने यहाँ जो है व्यापार का अवसर और सहूलियत और सुविधाएं नहीं प्रदान करेंगे। साथ ही जो है किसी भी तरीके की कोई संधि या समझौता अंग्रेजों की मर्जी के बाहर जाकर नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हमने एंग्लो नेपाल रिलेशनशिप को समझने का प्रयास किया। शुरुआती आरंभिक असफलताओं के बाद नेपाल जो है अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया और आखिर तक जो है मित्रता को उसने बखूबी निभाया। तब जबकि अंग्रेजों के खिलाफ एक भारत में बड़े स्तर पर माहौल बन रहा था, उस वक्त भी यानी 1857 की क्रांति के समय भी नेपाल अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और अंग्रेजों की मदद करता रहा तथा भारतीय विद्रोहों के दमन में जो है अपनी मुख्य भूमिका उसने निभाई। ठीक है। दिस इज योर अन अकेडमी, सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक अन अकेडमी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं और इससे जुड़ने का फैसला ले रहे हैं, तो आप इससे जुड़ते वक्त मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। माय रेफरल कोड इज SPVED10। इस रेफरल कोड को यूज करने की स्थिति में जो है आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने पर 10% की छूट की सुविधा मिल जाएगी। तो use my referral code and get discount. Thank you so much. All the best.